मूवी की शुरुआत कैलिफोर्निया के विशाल जंगलों से घिरे एक खूबसूरत इलाके पैराडाइज से होती है, जो करीब 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यही जंगलों के बीच नवंबर 2018 की एक शाम में हम एक स्कूल बस को देखते हैं, जिसका ड्राइवर केविन सारे बच्चों को स्कूल के बाद उनके घर छोड़ता है और अंत में बस को पैराडाइज सिटी के पार्किंग लॉट में लाकर खड़ा कर देता है, जहां ऑफिस में उसकी बॉस रूबी उसे अगले दिन सुबह 6 बजे की शिफ्ट पर वापस आने के लिए याद दिलाती है। केविन थोड़ा झिझकते हुए उससे पूछता है कि क्या कोई एक्स्ट्रा शिफ्ट मिल सकती है। मुझे घर के खर्चे पूरे करने के लिए थोड़े ज्यादा पैसों की जरूरत है, लेकिन रूबी अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। होगा तो बताऊंगी, कहकर मना कर देती है। तो केविन थोड़ा मायूस होकर वहां से निकल जाता है। घर पहुंचने पर केविन को उसकी वेट का कॉल आता है, जो बताती है कि उसके डॉग का कैंसर अब पूरे शरीर में फैल चुका है। उदासी में केविन तुरंत अपने डॉग के पास जाता है और उसे प्यार से अपनी गोद में उठाकर अंदर ला लेता है, जहां उसकी माँ कैट उसे बताती है कि तबीयत खराब होने के कारण उसका बेटा शभी आज स्कूल से जल्दी आ गया है। केविन को लगता है कि श ने स्कूल बंद करने के लिए नाटक किया है। वो गुस्से में श के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब तुम 15 साल के हो गए हो, तुम्हें जिम्मेदार बनना चाहिए। लेकिन श तेज म्यूजिक प्ले करके केविन से ही कहने लगता है कि आप खुद भी लापरवाह थे और मैं भी आपकी ही तरह हूं। तो गुस्से में केविन मान लेता है कि शायद ये मेरी ही गलती है और उदास होकर रोने लगता है। शाम में वह अपने डॉग को वेट के पास लाता है, जहां उसके डॉग के साथ कुछ आखिरी पल होते हैं। फिर वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को हमेशा के लिए खो देता है। इसी दौरान तेज हवाओं के कारण पहाड़ी इलाके में एक बिजली का तार टूट जाता है और एक चिंगारी से भयानक आग भड़क उठती है, जो तेजी से फैलने लगती है। अगली सुबह केविन वापस अपनी शिफ्ट पर लौटता है, जहां रूबी उसे शिफ्ट से जल्दी लौटकर बस की सर्विस करवाने याद दिलाती है, क्योंकि उसकी बस के मेंटेनेंस का समय आ चुका होता है। उसके बाद केविन बस लेकर निकल जाता है। इसी दौरान रास्ते में एक ट्रक ड्राइवर जंगल में बढ़ती आग देखकर कंट्रोल रूम को अलर्ट करता है। कंट्रोल रूम भी कैमरों में आग कंफर्म करके कुछ ही मिनटों में अपनी फायर फाइटर्स टीम को वहां भेज देता है। लेकिन आग वहां से बहुत दूर होती है और बिजली के तारों की वजह से और भी तेजी से बढ़ती जा रही होती है। वे आग तक जल्दी पहुंचने के लिए कच्चे रास्तों से निकल पड़ते हैं, लेकिन आगे रास्ता ब्लॉक होने की वजह से उन्हें वापस मुड़ना पड़ता है। केविन भी अब रास्ते से सारे बच्चों को पिक करके जंगल के बीच बने एक स्कूल में छोड़ देता है, जहां केविन को उसकी मां का कॉल आता है। वो बताती है कि श की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है और उसे लगातार उल्टी हो रही है। तभी रूबी भी केविन को मैकेनिक आ गया है कहकर वापस बस डिपो बुलाने लगती है। इधर फायर फाइटर्स टीम के चीफ रे भी अब वापस लौटकर अपनी टीम के साथ आग तक पहुंचने के दूसरे रास्ते समझने की कोशिश करने लगते हैं। तभी उन्हें एक और जगह लगी आग की रिपोर्ट मिलती है। वे तुरंत उस इलाके में काम कर रहे अपने एक इंजीनियर से बात करते हैं, जो बताता है कि वहां आग बहुत तेजी से फैल रही है। इंजीनियर वहां फंसे लोगों को कारों से शहर की ओर भगाने लगता है और बिना कार वाले लोगों को अपने ट्रक में निकालने की कोशिश करता है, लेकिन आग इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें एक नदी में कूदकर अपनी जान बचानी पड़ती है। चीफ तुरंत उस जगह पर एयर टैंकर्स भेजते हैं, लेकिन तेज हवाओं के कारण आग एयर टैंकर से भी नहीं बुझ पा रही होती है। केविन अब लौटते हुए रास्ते में रुककर एक मेडिकल स्टोर से श की दवा लेता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसे सामने से तेज रफ्तार फायर ट्रक्स गुजरते दिखते हैं। घबराहट में वो रूबी से विनती करता है कि फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उसे पहले घर जाना होगा, लेकिन रूबी उसे डांटते हुए कहती है कि अगर तुम समय पर नहीं पहुंचे तो अपनी अगली शिफ्ट और नौकरी दोनों खो दोगे। मजबूरी में केविन को उसकी बात माननी पड़ती है। आगे बढ़ते हुए केविन की नजर सामने फैलती आग पर पड़ती है। लपटें अब सिटी की ओर बढ़ रही होती है। वो तुरंत अपने बेटे श को वॉइस नोट भेजकर माफी मांगता है कि मुझे आने में देर हो सकती है। साथ ही वो श को न्यूज चैनल्स पर आग की खबरों पर नजर रखने कहता है, ताकि हालात खराब होने पर वो अपनी दादी को लेकर शहर के बाहर बने गवर्नमेंट सेफ हाउस में जा सके। स्कूल के टीचर्स भी अब आग की गंभीरता देखकर बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ भेजने लगते हैं। फिर भी 22 बच्चे ऐसे रह जाते हैं जिनके पेरेंट्स सिटी से बाहर गए होते हैं। उन्हें सुरक्षित सिटी के स्कूल तक पहुंचाने के लिए अब एक बस की जरूरत होती है। टीचर मैरी तुरंत रूबी को कॉल करके मदद मांगती है। इसी दौरान केविन को उसकी एक्स वाइफ लिंडा का फोन आता है, जो उससे कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता के जाने के बाद सब कुछ मुश्किल रहा है, लेकिन श के बारे में भी सोचो। तुम्हारी जिंदगी बिखर गई है और श अब तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहता है। ये सुनकर केविन का दिल बैठ जाता है। भावुक होकर वो श को मैं घर वापस आ रहा हूं बेटा कहकर एक वॉइस नोट भेजता है और डिपो जाने के बजाय बस को घर की ओर मोड़ लेता है। पर तभी रेडियो पर उसे रूबी की आवाज सुनाई देती है, जो अपने सभी ड्राइवर से स्कूल में फंसे उन 22 बच्चों को निकालने के लिए मदद मांग रही होती है और दूसरे रूट पर होने के कारण सभी ड्राइवर्स उसे मना भी कर देते हैं। केविन भी उलझन में पड़ जाता है, लेकिन फिर वो आखिरकार अपने बेटे की जगह उन 22 बच्चों को बचाने का फैसला करता है और रूबी को बताता है। तो रूबी राहत की सांस लेकर उसे शुक्रिया कहती है।
थोड़ी देर में केविन स्कूल पहुंच जाता है और टीचर मैरी से मिलकर तुरंत सारे बच्चों को बस में बैठा लेता है। वो मैरी से कहता है, तुम्हें भी साथ चलना होगा। मैं बस बच्चों को छोड़ सकता हूं, लेकिन संभाल नहीं सकता। मुझे भी अपनी फैमिली के पास जाना है। तो मैरी भी प्रिंसिपल को सूचना देकर केविन के साथ बस में बैठ जाती है। लेकिन उनके निकलते तक मेन रोड भयानक ट्रैफिक जाम हो चुका होता है। ट्रैफिक और बढ़ती आग को देखकर केविन अपना रास्ता बदल देता है। सारे बच्चे घबराकर रोने लगते हैं, लेकिन केविन मैरी को भरोसा दिलाता है कि वो सबको सुरक्षित पहुंचा देगा। आगे बढ़ते हुए केविन और मैरी बातें करते हैं, जहां मैरी बताती है कि उसका भी 15 साल का एक बेटा है, जिसे लेने वो खुद जाने वाली थी, लेकिन अब उसकी बहन उसे ले जाएगी। फिर वो बच्चों को डरता हुआ देखकर उन्हें शांत करवाने लग जाती है। केविन भी अपनी ड्राइविंग पर ध्यान देने लग जाता है। इसी दौरान आग अब पूरी पैराडाइज सिटी और हॉस्पिटल सब जगह फैल जाती है। मजबूरी में रूबी को भी बाकी लोगों के साथ डिपो से निकलना पड़ता है और अब केविन से उसका रेडियो कनेक्शन भी कट जाता है। चीफ रे भी अब अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर सारे लोगों को शहर के बाहर सुरक्षित निकालने की योजना बनाने लगते हैं। केविन की बस अब एक बार फिर से ट्रैफिक में फंस जाती है। वो शा और उसकी दादी को इवैक्यूएशन की चेतावनी नहीं मिल पाएगी सोचकर डरने लगता है, क्योंकि उसने कभी उनका साइन अप ही नहीं किया होता है और उसकी मां को कार भी चलाना नहीं आती है। तभी पास का एक घर आग की लपटों में गिर जाता है। मैरी बच्चों को खिड़कियों से दूर करने लगती है। केविन भी घबराहट में मैरी को जबरदस्ती ड्राइविंग सीट पर बैठाता है और खुद बाहर जाकर ट्रैफिक क्लियर करने लगता है। रास्ता क्लियर होने पर मैरी भी ड्राइविंग न आते हुए भी किसी तरह बस को थोड़ा आगे ला लेती है और केविन फिर से ड्राइव सीट पर लौट आता है। सारे बच्चे खुश होने लगते हैं, क्योंकि वे लोग अब सिटी स्कूल पहुंचने ही वाले होते हैं, जहां उन सबके पेरेंट्स उन्हें लेने आने वाले होते हैं। मैरी भी खुश होकर केविन से मजाक करती है कि तुम अच्छे ट्रैफिक कॉप बन सकते हो। लेकिन जैसे ही वो स्कूल पहुंचते हैं, स्कूल भी पूरी तरह से जल चुका होता है और वहां कोई भी नहीं होता है। उनके पास अब आगे बढ़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता है। अचानक बस में एक लड़की को पैनिक अटैक भी आ जाता है। मैरी तुरंत उसे संभालने लगती है और केविन भी बस को किसी तरह खतरनाक रास्तों पर बढ़ाने लगता है। अधिकारियों के अनुमान के मुताबिक लगभग 300 लोग अब भी आग में फंसे हुए होते हैं। चीफ तुरंत पावर कंपनी से बिजली काटने की मांग करते हैं, ताकि जली हुई तारें आग को और ना भड़काएं। लेकिन मैनुअली बिजली कट करने में उन्हें देर हो जाती है। बस में अब एक लड़का टोबी भी डरकर रोने लगता है कि शायद अब वो अपनी मां को कभी नहीं देख पाएगा। केविन उसे दिलासा देते हुए वादा करता है कि मैं तुम्हें सुरक्षित घर तक पहुंचाऊंगा। पर तभी अचानक रास्ते में अब बिजली के तार और खंभे भी गिरने लगते हैं। केविन बस को बचाते हुए आगे बढ़ाता है। फिर भी हालात बिगड़ते देख उसे बस को एक कच्चे रास्ते से दूसरे हाईवे पर निकालना पड़ता है, लेकिन वहां भी रास्ता बंद होता है। लोग जल रहे होते हैं, लूटपाट मची होती है। कुछ हथियारबंद लुटेरे उनकी बस में भी घुसने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन केविन बस को तेजी से एक पतले रास्ते में भगाकर वहां से निकल जाता है। बच्चे भी अब बस में गर्मी और प्यास से परेशान होने लगते हैं। धुआं अंदर आने से रोकने के लिए उन्हें एसी भी बंद करना पड़ता है। मजबूरी में मैरी पास के छोड़े हुए घरों में पानी ढूंढने जाती है और अपनी जान पर खेलकर भी एक हाउस वैन में कुछ पानी की बोतल्स ढूंढ लाती है। केविन उसे संभालकर वापस बस में चढ़ाता है और आग से भरे रास्तों से ही बस को निकालने की कोशिश करने लगता है। इधर रूबी भी अब सुरक्षित कैंप में पहुंच जाती है और वहां मौजूद चिंतित माता पिता को केविन एक जिम्मेदार इंसान है कहकर सबको भरोसा दिलाती है कि केविन कैसे भी सारे बच्चों को सुरक्षित लेकर आएगा। इधर केविन अब बस को एक खतरनाक पहाड़ी रास्ते से लेकर एक जगह ला लेता है, जहां कुछ स्थानीय लोग उन्हें चेतावनी देते हैं कि आगे रास्ता आग से नष्ट हो चुका है। केविन भी उन्हें पीछे भी आग है कहकर जाने से रोकता है, लेकिन वे अपनी किस्मत आजमाएंगे कहकर वहां से चले जाते हैं। केविन भी बस से उतरकर चारों तरफ लपटों में घिरा नजारा देखता है। दोनों समझ जाते हैं कि अब वे फंस चुके हैं और वही एक जगह है जहां आग नहीं है। केविन ऐसी वेंट्स को टेप से सील कर देता है ताकि धुआं अंदर ना आए और बच्चों को शांत करने के लिए कहानियां भी सुनाने लगता है। मैरी भी उम्मीद खोने लगती है कि शायद एक घंटे में आग उन सबको भी जला देगी, लेकिन केविन उसे समझाता है कि नहीं, हमें खुद ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। बाहर रात भी अब जलते हुए दिन की तरह लग रही होती है। शांति से बैठने पर केविन अब मैरी को अपने और श के बिगड़े हुए रिश्ते के बारे में बताता है और कहता है कि मैं कभी श के लिए अच्छा पिता नहीं बन पाया, और उदास होकर रोने लगता है। तो मैरी भी उसे दिलासा देती है कि अभी भी देर नहीं हुई है, तुम अभी ये सब कर सकते हो। पर तभी आग बस के करीब पहुंच जाती है। सारे बच्चे घबराकर चीखने लगते हैं। केविन और मैरी बाहर जाकर फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन बहुत जगह आग फैली होने के कारण एक्सटिंग्विशर भी जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। दोनों को समझ आ जाता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, उन्हें अब आग से ही बस को निकालना होगा। लेकिन बस भी स्टार्ट नहीं हो रही होती है। घबराहट में केविन बस के एयर फिल्टर्स निकालकर किसी तरह बस को स्टार्ट कर देता है,
और आखिरी उम्मीद के साथ बस को आग और धुएं से घिरे रास्ते पर तेजी से भगाने लगता है। धुआं और लपटें उसकी नजरों को अंधा करने लगती है। बच्चे भी जोर जोर से चीखने लगते हैं, लेकिन केविन हार नहीं मानता और झुलसते हाथों से भी किसी तरह बस को भगाता ही रहता है और आखिरकार बस को सारे बच्चों सहित सुरक्षित आग से बाहर निकाल आता है। अंदर सारे बच्चे और मैरी आंसुओं के साथ राहत महसूस करते हैं, एक दूसरे को गले लगाने लगते हैं। थका हुआ केविन भी यकीन नहीं कर पाता कि वे सचमुच बच गए हैं। कुछ देर बाद केविन बस को लेकर सुरक्षित कैंप पहुंचता है, जहां सारे बच्चे और उनके माता पिता सब वापस मिलकर खुशी से झूमने लगते हैं। छोटा टॉबी भी आखिरकार अपनी मां से मिलता है। मैरी भी केविन से तुमने अच्छा काम किया कहकर उसका शुक्रिया अदा करती है और बाहर जाकर बच्चों की बहादुरी की तारीफ करते हुए उन सब की जान बचाने वाला असली हीरो केविन को बताती है। सब उनके लिए तालियां बजाते हैं। फिर मैरी भी अपने परिवार से मिल जाती है। केविन भी अपनी बस की जली हुई हालत देखकर नीचे उतरता है, जहां रूबी गर्व से मुस्कुराती हुई उसके पास आती है। तो केविन भी मुस्कुराकर रूबी से कहता है, अब सच मेंटेनेंस का टाइम है। थोड़ा ढूंढने पर केविन को वहां उसकी मां भी मिल जाती है, जिन्हें उनके पड़ोसी सुरक्षित बचा लाए होते हैं। उसकी मां बताती है कि शको उसकी मां अपने साथ ले गई थी, इसलिए वह भी अपनी मां के साथ सुरक्षित है और उसकी खुशी के लिए ये सही है, कहते हुए केविन को दिलासा भी देती है। एक हफ्ते बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया जाता है, लेकिन पैराडाइज खंडहर बन चुका होता है। जंगल और शहर राख हो चुके होते हैं। केविन भी अब अपने जले हुए घर के मलबे में लौटता है, जहां उसे अपनी और शकी जली हुई तस्वीर मिलती है। वो उसे अपनी जेब में रख लेता है। तभी पीछे से शा आता है और दौड़कर अपने पिता को गले लगा लेता है। आखिरकार दोनों बाप बेटे दिल से एक दूसरे से मिलते हैं। शकी मां भी वही दूर खड़ी उन्हें साथ देखकर मुस्कुराती है। अंत के एक टेक्स्ट में बताया जाता है कि यह आग कैलिफोर्निया के इतिहास की सबसे बड़ी आग बनी, जिसने 13,000 से ज्यादा घर तबाह कर दिए और कुल 85 लोग भी मारे गए। पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक कंपनी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया, जिससे उसे पीड़ितों को $13.5 बिलियन मुआवजा देना पड़ा। इस हादसे के बाद केविन ने अपनी जिंदगी की नई राह चुनी और एक शिक्षक बनकर बच्चों के लिए खुद को समर्पित कर दिया। मैरी ने भी अलग अलग देशों में घूमकर स्कूल कैंप्स करना शुरू कर दिया। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।